नमस्कार। पिछली बार हमने प्रज्वलित मन के अध्याय 4 पर बात की थी, संतों और दृष्टाओं से सीखने के बारे में। हाँ, वो चर्चा काफी ज्ञानवर्धक थी। बिल्कुल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर। इसका शीर्षक है राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति। बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज के समय में। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है स्वामी विवेकानंद के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से। वो कहते हैं, मुझे मुक्ति की परवाह नहीं है, मैं दूसरों की भलाई करते हुए 100,000 नरक में जाना पसंद करूंगा, यही मेरा धर्म है। बिल्कुल, ये विचार ही इस अध्याय का मूल स्वर सेट करता है कि सच्ची देशभक्ति किसी एक पहचान, चाहे वो राजनीतिक हो या धार्मिक, उसमें सिमट नहीं सकती। सही कहा। लेखक फिर अपने निजी अनुभवों पर आते हैं, खासकर प्रकृति से उनका जो लगाव है। उड़ीसा में चांदीपुर का जिक्र करते हैं, कितना शांत समुद्र तट। हाँ, और वहीं पर उसी शांति के बीच अंतरिम परीक्षण रेंज ITR की स्थापना हुई। हाँ, एक ऐसी जगह जहां भारत अपनी महत्वपूर्ण मिसाइलों का परीक्षण कर सके, जैसे त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि और ब्रह्मोस जैसी बेहद अहम मिसाइलें भी। बिल्कुल। पिनाका और लक्ष्य जैसे मिशन भी वहीं से समर्थित हुए। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे वो प्राकृतिक सुंदरता और वैज्ञानिक प्रगति साथ साथ चल सकते हैं। अक्सर लगता है ये दो अलग चीजें हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं था। और वो व्हीलर द्वीप वाली कहानी, उसे मिसाइल परीक्षण के लिए कैसे चुना गया? हाँ, वो तो काफी नाटकीय है। आधी रात को फैसला लेना, फिर लेखक के 2 साथी सारस्वत और सलमान नाव से उस द्वीप पर जाते हैं और रात वहीं बितानी पड़ती है उन्हें। हाँ, और सुबह उठकर देखते हैं तो वहाँ बांग्लादेशी झंडा लगा हुआ है। सोचिए, ये दिखाता है कि राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स में कैसी चुनौतियां आती हैं और कितनी तात्कालिकता अर्जेंसी होती है, और DRDO टीम का समर्पण भी। फिर लेखक की मुलाकात होती है उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जी से। एक दूरदर्शी नेता। बिल्कुल। उन्होंने तुरंत वो द्वीप DRDO को सौंप दिए, और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपनी ICBM बनानी ही चाहिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हाँ, उनकी सोच बहुत आगे की थी। और उनसे जुड़ा वो किस्सा भी लेखक बताते हैं, जब उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी का नाम मेगावती रखा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेखक कहते हैं ना कि महान लोग धर्म को दोस्ती का जरिया बनाते हैं, जबकि छोटी सोच वाले उसे लड़ाई का हथियार। आज ऐसे नेताओं की कमी महसूस होती है जिनकी सोच सीमाओं से परे हो। सही बात है। और इसी से जुड़ा है राष्ट्रीय शक्ति का मुद्दा। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के बाद जब डॉक्टर अमर्त्य सेन ने आलोचना की, हाँ, उन्होंने आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया था। तब लेखक का जवाब था कि भाई, जब आपके पड़ोसी परमाणु हथियार बना रहे हों तो भारत चुपचाप दर्शक नहीं बना रह सकता। सीधा तर्क था, शक्ति शक्ति का सम्मान करती है। बिल्कुल। और लेखक राष्ट्रीय शक्ति के 3 मुख्य कारक बताते हैं। पहला, अपनी उपलब्धियों पर सामूहिक गर्व। दूसरा, एकता। और तीसरा, मिलकर काम करने की क्षमता, संयुक्त कार्रवाई। जापान और जर्मनी का उदाहरण भी देते हैं वो। हाँ, कि कैसे विश्व युद्ध में हार के बाद भी वो इसी गर्व और एकता के बल पर फिर से खड़े हो गए। फिर बात आती है धर्मनिरपेक्षता की। लेखक मानते हैं कि भारत में इसकी नींव सतही नहीं बल्कि गहरी होनी चाहिए, आध्यात्मिक। ये समझ कि सभी रास्ते अंततः एक ही सत्य की ओर जाते हैं। ये हमारी साझी संस्कृति का हिस्सा है, जो किसी एक धर्म से बंधा नहीं है। हाँ, जैसे केरल के सीरियाई ईसाइयों का उदाहरण देते हैं, या फिर AR रहमान का वंदे मातरम। ये सब उसी साझी भारतीय पहचान को दर्शाते हैं। लेकिन चिंता इस बात की है, जैसा लेखक कहते हैं, कि कुछ विचारधाराएं हैं जो बांटने का काम करती हैं, और लोग कभी-कभी धर्म के बाहरी स्वरूप को, रिचुअल्स वगैरह को, उसकी सच्ची भावना से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। हाँ, ये एक खतरा है। जरूरत है एक ऐसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण की जो सबको जोड़े, न कि तोड़े। बिल्कुल, एक यूनिफाइंग विजन चाहिए। और आखिर में लेखक एक विकसित भारत का सपना देखते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ बड़े शहरों का देश नहीं होगा। नहीं, बल्कि ये समृद्ध गांवों का एक नेटवर्क होगा। टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, ई-कॉमर्स, इन सब से सशक्त गांव। हाँ, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी, कृषि, औद्योगिक विकास सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। और यहाँ नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? वो है देश की जो रचनात्मक शक्तियां हैं, जो क्रिएटिव एनर्जी है, उसे पहचानना और एक मिशन मोड में लगाना, एकजुट करना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, खंडित सोच है, अलग अलग प्रयास हो रहे हैं। हाँ,
फ्रैगमेंटेड एफर्ट से वो बड़े परिणाम नहीं मिल रहे जिनकी जरूरत है। एक ऑर्गेनाइज्ड प्रयास चाहिए। तो कुल मिलाकर इस अध्याय का सार यही निकलता है कि सच्ची देशभक्ति वो है जो हमें राजनीति और धर्म के बंटवारे से ऊपर उठाए, जो राष्ट्रीय गौरव, एकता और शक्ति पर आधारित हो। हाँ, जैसा लेखक कहते हैं, हमें 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाना है, एक साझा लक्ष्य के लिए जोड़ना है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा विजन है। और ये चर्चा मुझे लगता है हम सबके लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है, वो ये कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस साझा मिशन और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? छोटा ही सही, पर अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? बहुत अहम सवाल है सोचने के लिए। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार हम प्रज्वलित मन के अध्याय 6 पर बात करेंगे, जिसका शीर्षक है ज्ञान आधारित समाज। जरूर, उसका इंतजार।